कि बिहार का भविष्य आखिर किस तरफ जाएगा। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव के असली मायने क्या हैं। तो सवाल ये है कि 2025 का बिहार चुनाव क्या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल बैटल है या फिर ये बिहार के भविष्य का एक बड़ा इम्तिहान है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार दशकों से चली आ रही गरीबी, पिछड़ेपन और पलायन की जंजीरों को तोड़ पाएगा या फिर एक बार उन्हीं पुराने मुद्दों में उलझा रह जाएगा। दांव पर क्या लगा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। बिहार की 51.9% आबादी यानी आधी से भी ज्यादा जनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रही है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद की कहानी है। और देखिए, जब इतनी गरीबी होती है तो उसका सीधा नतीजा क्या होता है? पलायन। सोचकर देखिए, हर साल करीब 2.5 लाख लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर-बार, अपना प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यह नंबर बिहार की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौतियों में से एक को दिखाता है। और ये पलायन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बिहार का लगभग हर तीसरा घर अपने किसी ऐसे सदस्य के भेजे हुए पैसों पर निर्भर है जो घर से बाहर कहीं और काम करता है। यही राज्य की जमीनी आर्थिक हकीकत है। तो यही हैं वो गहरी आर्थिक चुनौतियां जो इस चुनाव के बिल्कुल सेंटर में हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इन मुश्किलों का क्या हल लेकर आते हैं। तो चुनावी मैदान में उतरते हैं। यहाँ की जो राजनीति है ना, वो मोटे तौर पर 2 बड़े खेमों में बटी हुई है। आइए देखते हैं कि ये 2 प्रमुख गठबंधन कौन हैं और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो एक तरफ है एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। इनकी रणनीति है सवर्ण जातियों, ईबीसीज यानी अति पिछड़ा वर्ग और महिला वोटर्स को विकास, कल्याण और स्थिरता के नाम पर अपने साथ जोड़ने की। और दूसरी तरफ खड़ा है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। इनका मेन फोकस है युवाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर, जिन्हें ये सोशल जस्टिस और नौकरियों का वादा करके अपने पाले में लाना चाहते हैं। मतलब ये 2 बिल्कुल अलग अलग सोशल इक्वेशंस की लड़ाई है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, ये रातों रात नहीं बने हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिहार की रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में झांकना होगा, जिसने आज के खेल के नियम तय किए हैं। तो कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब मंडल कमीशन ने ओबीसी और दलितों को एक नई राजनीतिक ताकत दी और यहीं से लालू प्रसाद की आरजेडी का उदय हुआ। फिर 2010 तक आते आते जेडीयू और बीजेपी के एनडीए ने सुशासन बाबू की छवि पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन बिहार की राजनीति कभी भी सीधी लाइन में नहीं चली। 2015 में देखिए, जेडीयू ने पाला बदलकर आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली और फिर 2020 में वापस एनडीए में लौट आई। हालांकि इस बार जेडीयू की ताकत पहले से कुछ कम हो गई थी। ये पैटर्न बिहार की राजनीति में अस्थिर गठबंधनों की कहानी कहता है। और इन सारे बदलते गठबंधनों के सेंटर में कौन है? एक ही नाम, नीतीश कुमार। बार बार पाला बदलने की उनकी जो ये प्रवृत्ति है, उसने उन्हें बिहार का स्विंग किंग बना दिया है। वो जिसके साथ जाते हैं, सरकार उसी की बनती है। बिहार के अंदर की जो आर्थिक खाई है ना, वो भी गजब की है। इसे समझने के लिए एक तस्वीर देखते हैं। राजधानी पटना को लीजिए। यहां प्रति व्यक्ति आय है करीब 1.3 लाख रुपए। ये दिखाता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में विकास की क्षमता तो है। लेकिन अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। शिवहर जैसा जिला, और यहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 19,000 रुपए रह जाता है। मतलब एक ही राज्य के अंदर जमीन आसमान का फर्क। ये बिहार की सबसे बड़ी और असल चुनौतियों में से एक है। तो इन सब सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों के बीच वो कौन से फैक्टर्स हैं जो 2025 के नतीजों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे? चलिए 3 ऐसे वाइल्ड कार्ड्स की बात करते हैं जो पूरा खेल किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। इनमें से पहला वाइल्ड कार्ड है वोट कटवा का खेल। अब ये वोट कटवा क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो ये वो खिलाड़ी है जो खुद तो रेस नहीं जीतता, लेकिन किसी एक बड़े खिलाड़ी के वोट ऐसे काटता है कि दूसरे को जीतने में मदद मिल जाती है। और बिहार में इस खेल में एआईएमआईएम की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। याद कीजिए 2020 में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब तो वो पूरे राज्य में 50 से 60 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। अब गणित समझिए, अगर एआईआईएम महागठबंधन के ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक में 5 से 10% की भी सेंध लगाती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को 10 से 15 सीटों पर हो सकता है। दूसरा वाइल्ड कार्ड
बिहार की महिला वोटर, ये आंकड़े देखिए। 2020 के चुनाव में पुरुषों का टर्नआउट था 55%, जबकि महिलाओं का था 60%। ये क्या दिखाता है? यही कि बिहार की राजनीति में महिलाएं एक ऐसी जबरदस्त ताकत हैं जिन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। लेकिन कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट भी है। 2025 के वोटर लिस्ट रिवीजन में 7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए और ज्यादातर नाम उन इलाकों से थे जहां विपक्ष का प्रभाव ज्यादा है। अब ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड पर, खुद नीतीश कुमार। पहले बीजेपी के साथ सरकार, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन और फिर वापस बीजेपी के पाले में। उनकी ये पॉलिटिकल जर्नी ही उन्हें बिहार का स्विंग किंग बनाती है। उनका अगला कदम क्या होगा, ये सवाल ही 2025 चुनाव की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। तो जब हम इन सारे समीकरणों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ हो जाता है कि 2025 का चुनाव बिहार के लिए दो अलग-अलग रास्तों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला है। 2025 की लड़ाई को समझने के लिए 2020 के नतीजों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। देखिए, आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं थी, सिर्फ एक सीट कम 74 पर, और जेडीयू को मिली थी 43 सीटें। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि मुकाबला कितना कांटे का था और एक एक सीट की कितनी अहमियत है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, बिहार एक तिराहे पर खड़ा है। एक तरफ है रोजगार और पलायन जैसे बड़े आर्थिक मुद्दे जिनका हल फौरन चाहिए। दूसरी तरफ है रिप्रेजेंटेशन का संकट, जहां महिला और अल्पसंख्यक वोट तो देते हैं पर उनकी आवाज उतनी मजबूती से नहीं सुनी जाती। और इन सब के बीच चल रही है एक रणनीतिक लड़ाई। एनडीए की जीत का रास्ता विपक्ष के वोटों को बांटने से निकलता है, तो महागठबंधन की पूरी उम्मीद अपनी एकता पर टिकी है। और आखिर में सवाल बस यही है, क्या बिहार का भविष्य एकजुट होकर असल मुद्दों पर वोट करने से तय होगा या फिर पहचान और समीकरणों के बंटवारे से? 2025 का नतीजा सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, बल्कि ये भी तय करेगा कि बिहार आने वाले कल में किस रास्ते पर चलेगा।